सो हेलो मेरे 12th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं हूं रोशन शाह और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब बहुत सारे बच्चे भैया इकोनॉमिक्स की वीडियोस की डिमांड कर रहे थे। अब देखिए, पूरे यूट्यूब पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया और मैंने देखा कि हिंदी मीडियम में यार कोई वीडियो बना ही नहीं रहा। सब इंग्लिश मीडियम में इकोनॉमिक्स की वीडियो बना रहे, सभी चैनल वाले, ठीक है। लेकिन अब रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे एक नया प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस होगा, है ना। एनिमेशन के माध्यम से समझाऊंगा भाई, क्योंकि रोशन शाह स्टडी पॉइंट का मेन थीम जो है, मेन पर्पस है, वो बच्चों को एक आसान सरल भाषा में चीज़ों को समझाना है एनिमेशन के थ्रू। तो उसी चीज़ को हम फॉलो करने वाले हैं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। सभी चैप्टर इकोनॉमिक्स के अभी आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू समझाया जाएगा। लेकिन देखो, थोड़ा सा आपको पता है कि भाई इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, न्यूमेरिकल भी होते हैं ना, मैथ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी होते हैं। तो उसको तो भाई एनिमेशन के थ्रू नहीं समझा सकता हूँ, उसको तो भाई या तो बोर्ड के थ्रू या फिर पीडीएफ के थ्रू ही समझाऊंगा। बाकी जितने भी थ्योरिकल चीज़ें हैं उसको आप लोगों को एनिमेशन के माध्यम से ही समझाया जाएगा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हम कौन से बुक से पढ़े। देखिए, बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एनसीईआरटी तो भाई करना ही, एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अपने को एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है ना। बाकी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो भाई वो एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते हैं। बाकी संदीप गर्ग की बुक आपको एक देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे टीआर जैन की बुक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो भाई देखो, सभी बुकों में सेम चीज़ें ही दी होती, कुछ अलग नहीं दिया होता। लेकिन ये जो संदीप गर्ग है या फिर टीआर जैन है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताया जाता है एनसीईआरटी के मतलब अलावा, ठीक है। तो आप किसी भी बुक से अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैं अब अगर खुद की बात करूँ तो भाई इकोनॉमिक्स में मेरे 92 मार्क्स थे, हिंदी मीडियम का छात्र था मैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने टीआर जैन जो बुक है उसका इस्तेमाल किया था स्टडी करने के लिए। तो आप भाई जो भी आपके टीचर्स जो भी बुक परचेज करने के लिए कह रहे हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 12th क्लास में आपका ना जो एग्ज़ाम होगा, थ्योरिकल जो एग्ज़ाम रहेगा, मतलब जो आप पेपर देंगे बोर्ड में, वो रहेगा 80 मार्क्स का, है ना। और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट के रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल जो होते हैं उसके रहने वाले हैं। सो देखिए, 12th क्लास में अपने पास इकोनॉमिक्स की 2 बुक है ना। एक तो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हिंदी में बोलते हैं, पहले जो बुक है आपका भाग 1 जो रहेगा ये समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, है ना। और दूसरी जो बुक है आपका वो है भारतीय आर्थिक विकास। तो ये दो बुक आपके सिलेबस में लगनी है। बाकी पूरा सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट वाइज सिलेबस आपका है। एनसीईआरटी में भी यूनिट वाइज दे रखा है, या फिर चैप्टर वाइज हम कह सकते हैं भाई, चैप्टर 1 यूनिट 1 को आप चैप्टर 1 मान लें, ऐसे इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र वाली जो बुक है, उसमें से आपको कुल मिला के 5 यूनिट, लगभग 5 यूनिट दे रखा है। और 5 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपके इसमें से आ रहे हैं, आपके बोर्ड में आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बुनियादी अवधारणा, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में बुनियादी अवधारणा, जैसे कि उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु, अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है, सकल निवेश और मूल्यह्रास की परिभाषा क्या है ना। आय का परिपत्र प्रवाह, 2 क्षेत्रीय मॉडल वाली जो आपकी परिभाषा है उसको आपको समझना होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके कौन से है ना। मूल्य वर्धित विधि है, उत्पादन विधि है, व्यय विधि है, आय विधि है। तो ये तो भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। राष्ट्रीय आय की गणना जो नेशनल इनकम वाली जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। उसके बाद राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है आपका, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है ना, शुद्ध घरेलू उत्पाद है, बाजार मूल्य पर कारक लागत, वास्तविक और नाम मात्र की जीडीपी, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा। जीडीपी और कल्याण वाला टॉपिक है, ये आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। आप देखो, अगर आपके पास किसी और राइटर की बुक है, जैसे कि टीआर जैन की है या संदीप गर्ग की है, तो वहाँ पे चैप्टर ज़्यादा, मतलब एक ही यूनिट के ना कई चैप्टर बना रखे हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में तो भाई ये एक ही यूनिट में सारे दे रखे हैं, सारे टॉपिक एक ही यूनिट में दे रखे हैं। लेकिन आप टीआर जैन में देखेंगे कि हो सकता है इसी यूनिट को लगभग 2 से 3 चैप्टर में उन्होंने डिवाइड कर रखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेबस मतलब सेम ही है, चीज़ें सेम ही पढ़ाया जाएगा आपको, सभी बुकों में सेम ही चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद आप दूसरे यूनिट देखेंगे, मुद्रा और बैंकिंग वाली रहेगी, है ना। जिसमें आप मुद्रा का अर्थ समझेंगे, धन की आपूर्ति, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित सार्वजनिक शुद्ध मांग, जमा द्वारा आयोजित मुद्रा, है ना। बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा धन सृजन, यानी कि जो वाणिज्यिक बैंकिंग होती है, जो व्यावसायिक बैंक होती है, वो किस तरीके से
अपने आय का सृजन करती है, किस तरीके से इनकम जनरेट करती है, उसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। सेंट्रल बैंक और इसके कार्य, है ना, जो रिजर्व बैंक है उसके क्या काम है, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। बैंक दर, रेपो दर, ठीक है, इसके बारे में आप जानेंगी। इसके अलावा कैंस रिजर्व रेशियो, CRR के बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा SLR क्या होता है, जिसको वैधानिक तरल अनुपात बोलते हैं, है ना। रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, मार्जिन आवश्यकता क्या है, सीमांत आवश्यकता इसको बोलते हैं, सीमांत आवश्यकता भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको सेकेंड यूनिट में समझने को मिलने वाले हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं हम अपने थर्ड यूनिट में, आय और रोजगार का निर्धारण, ठीक है। तो कुल मांग और उसके घटक, उपभोग करने के लिए प्रवृत्ति और बचत करने की प्रवृत्ति, औसत और सीमांत के संदर्भ में, सीमांत अवधारणा के संबंध में इसको हम समझने वाले हैं। अल्पकालीन उत्पादन, अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, निवेश गुणक और इसके तंत्र वगैरह को आप समझने को मिलेगा। पूर्ण रोजगार और अनैच्छिक बेरोजगारी का भी अर्थ आप इसमें समझेंगे, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त मांग और कम मांग की समस्या, उन्हें ठीक करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सरकारी व्यय, करों और मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन, ये सारे टॉपिक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम आएंगे यूनिट 4 में, जो कि है सरकारी बजट के बारे में। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, है ना। सरकारी बजट का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके प्रमुख घटक कौन से हैं, प्राप्तियों का वर्गीकरण, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, ये मतलब इनकम के सोर्स की बात यहाँ पे की जा रही है कि सरकारी बजट है तो भाई सरकार बजट बनाती है तो अपने इनकम के सोर्स भी देखती है। व्यय उसका जो व्यय होता है, मतलब खर्चा होता है, उसका भी वर्गीकरण किया जाता है। राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या है ना। बजट संतुलन क्या होता है, अधिशेष, घाटा, बजट, है ना। सरकारी घाटे की क्या उपाय है, सरकारी घाटे का किस तरीके से समाधान किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझने को मिल जाएगा। उसके बाद इस बुक के हम यूनिट 5 में आएंगे, मतलब आपका जो सिलेबस का यूनिट 5 होगा वो भुगतान खाते के संतुलन के बारे में है। भुगतान खाता संतुलन क्या होता है ना, इसके घटक कौन से हैं, भुगतान संतुलन, अधिशेष और घाटा, ये मतलब दोनों की परिभाषा। विदेशी विनिमय दर, निश्चित और लचीली दरों और प्रतिबंध, फ्लोटिंग का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिल जाएगी। एक मुक्त बाजार में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, लचीलेपन के गुण और दोष, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में समझने को मिल जाएगा। तो भाई आप इस सिलेबस देख सकते हैं इसमें, मतलब आप सभी टॉपिक को इसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा ये PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इसको। टेलीग्राम का लिंक तो भाई देखो, आप सीधा टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, रोशन सा स्टडी पॉइंट के नाम से, वहाँ पे मैंने चैनल बना रखा है, ठीक है। अब हम दूसरी बुक में बात करें भाई, दूसरी बुक ये ज़्यादा मज़ेदार मेरे को भी लगता है, मेरे को भाई ज़्यादा पसंद है ये वाली बुक, भारतीय आर्थिक विकास वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना अपनी इकोनॉमी को समझने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को 1947 से शुरू करेंगे और अभी तक की पूरी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो पूरा मतलब सारी चीज़ें आपको समझने को मिलने वाली है। तो भारतीय आर्थिक विकास में सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट 6 रहेगा वो आपके सिलेबस का, यानी कि इसका तो फर्स्ट यूनिट है, इस बुक का फर्स्ट यूनिट कह सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं, जो कि है विकास अनुभव। 1947 से लेके 49 और 91 से जो आर्थिक सुधार हुए, 1991 में कुछ आर्थिक सुधार हुए थे, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की हमने नीतियाँ अपनाई थी, उसके बारे में आप समझेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का एक संक्षिप्त परिचय, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी उसके बारे में समझने को मिलेगा। भारतीय आर्थिक प्रणाली और पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्षण, यानी कि पंचवर्षीय योजना के बारे में विशेष फोकस किया जाएगा। जो शुरुआती पंचवर्षीय योजना थी वो कैसे लागू किया गया था, उनके क्या उद्देश्य थे, ठीक है। कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या थी, समस्याएं, है ना, ये सारी आपको चीज़ें समझने को मिल जाएगी। विदेशी व्यापार के बारे में आप जानेंगे, उद्योगों के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद 1991 में क्या होता है आपको मालूम है कि भाई आर्थिक सुधार की योजनाएं लागू की जाती है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, जिसको शॉर्ट में LPG बोल देते हैं ना। तो इसके बारे में आप जानेंगे, इनकी विशेषताएं क्या थी, इनका मूल्यांकन करेंगे। विमुद्रीकरण और GST की अवधारणा भी आपको समझने को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद 7वें यूनिट की अगर हम बात करें, 7वां यूनिट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौतियाँ, है ना। इसमें आप क्या समझेंगे, इसमें मानव पूंजी का निर्माण, लोग कैसे संसाधन बनते हैं, मानव पूंजी की भूमिका क्या है, आर्थिक विकास, भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा है ना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में आप जानेंगे। सरकारी समितियाँ जो कि ऋण वगैरह प्रोवाइड कराती है, विपणन की भूमिका क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगा।
कृषि विविधीकरण, वैकल्पिक खेत, जैविक खेती, रोजगार, औपचारिक और औपचारिक क्षेत्र वगैरह के बारे में आपको समझने को मिल जाएगा। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है, उसकी क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझने को मिलेगा। उसके बाद हम यूनिट 8 में आते हैं, भारत का विकास अनुभव, है ना। तो पड़ोसी देशों के साथ, जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ तुलना की जाएगी, विकास की तुलना की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के साथ, भारत चीन के साथ आर्थिक विकास, जनसंख्या, क्षेत्रीय विकास और अन्य मुद्दों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है 12th क्लास इकोनॉमिक्स में। तो देखिए, इस बुक को जब मैं 2018 में था, 2018 की बात करूँ तो उस समय 2018 से पहले 2018 तक बल्कि इस बुक को ना 11th क्लास में पढ़ाया जाता था। जो आपका भारतीय आर्थिक विकास वाली जो बुक है उसको 11th क्लास में पढ़ाया जाता था, और 12th क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक बुक जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे वो 12th क्लास में था, है ना। थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं उसके बाद से, और उसको 11वीं वाले बुक को 12वीं में, और 12वीं की एक बुक को उठा के 11वीं में डाल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे, आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बना के रखेंगे। प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। अपने दोस्तों को वीडियो को पहुंचाएंगे। जितनी भी एनिमेशन वीडियो और बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, उस वीडियो को तो भाई कम से कम शेयर जरूर ही करेंगे, है ना। तो तभी मज़ा आएगा ना भाई काम करने में, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मज़ा आएगा भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।